हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइटलिटी ब्लैस्टर क्वार्टर फाइनल का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉटिंघमशायर और लेस्टर के बीच में। टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था। बुखार है, थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था हालत, तो इसीलिए बीच में कोई मैच में कवर नहीं कर पाया था। अभी भी थोड़ा ख़राब है, आपको शायद वीडियो के दौरान समझ में आ भी जाए, लेकिन चलिए कोई ना। नॉकआउट मैचेस में आ चुके हैं हम, और एक ना एक मैच तो मुझे कवर करना ही था। तो ये रहा आपके लिए आज का एकमात्र मैच हमारे तरफ से। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। हमने आखिरी मैच डे में भी एक मैच कवर जो करा था, एक ही मैच कवर करा था, वो भी इसी ग्राउंड पे था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने इस ग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें कही थी। हालांकि वो मैच हुए और इस मैच के बीच में लगभग 10 दिन का गैप हो चुका है, 9-10 दिन का गैप हो चुका है। तो पिच में काफ़ी सारे चेंजेस जो तब हो रहे थे वो शायद अभी ना हो। तो क्या क्या वो चेंजेस थे और अभी हम क्या क्या वो चेंजेस ना होने की उम्मीद रख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। और ये फिक्सचर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और इसीलिए मैंने ये मैच चूज़ किया है बाकी के जो टोटल 4 जो फिक्सचर्स हैं उनमें से। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैच पूरा ही होगा। पिछले सीज़न में हमने पहले ही बताया हुआ है कि काउंटी सर्किट में लेस्टरशायर और ग्लैमरगन बहुत ही फिसड्डी टीम रही थी, लेकिन इस सीज़न में लेस्टरशायर ने सभी को चौंका दिया। आखिरी मैच डे में उन्होंने लैंकाशायर को हराया और यहाँ पे अपना जगह जो है पक्का किया। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें, लेस्टरशायर 3-2 से आगे दिखेगी आपको, मतलब यहाँ पे आगे है लेस्टरशायर नॉटिंघमशायर से। डिस्पाइट ऑन पेपर और सारी तरफ से लेस्टरशायर काफ़ी पीछे रहती है, लेकिन इस फिक्सचर में उन्होंने काफ़ी एज रखा हुआ है। इस सीज़न में भी जो 2 मैच हुए हैं वहाँ पर 1-1 की बराबरी चल रही है। हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मिलता है। ग्राउंड में नॉटिंघमशायर के ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं, 50% से ज़्यादा। इस सीज़न में नॉटिंघमशायर अपने ग्रुप में पहले स्थान पर ख़त्म किया था, उन्होंने 10 में से 7 मैच वो जीते हैं। और आपको पता ही होगा भली बात ही कि ये बहुत ही ज़्यादा बैटिंग स्ट्रॉन्ग टीम है, अपनी बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके ही उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में सारी मैचेस को बहुत ईजी बना दिया था। और उसके बाद जो बाकी बची कुची कसर रहती थी वो उनके बॉलर कंप्लीट करते थे। लेकिन एक बैटिंग डिपेंडेंट टीम के तौर पर ही नॉटिंघमशायर ने इस सीज़न में भी खुद को साबित करा हुआ है। लेस्टरशायर दूसरी तरफ से देखा जाए बहुत बढ़िया ये सीज़न भी नहीं गया, लेकिन बाकी टीमों के ख़राब परफॉर्मेंस के चलते लेस्टरशायर यहाँ तक वो पहुँचे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही बड़े सरप्राइज़ पैकेज के तौर पर इस सीज़न में आए हैं। प्लेयर्स वही हैं, परफॉर्मेंस का ग्राफ भी वही रहा है, लेकिन कुछ कुछ मैचों में कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया है, इंक्लूडिंग जो लास्ट मैच था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, बहुत ही टफ सिचुएशन से वो मैच को जीत के आए हैं। तो मोटिवेशन इनका जो है वो काफ़ी हाई है, ये आप पकड़ के चल सकते हैं। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं पिछले सीज़न में जो परफॉर्म करते हुए आए हैं। जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। तो ये जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, आखिरी मैच लेस्टर में हुआ था। नॉटिंघमशायर ने यहाँ पर बनाया था 162, जहाँ से बेन डकेट और मोर्स के रन्स आपको दिख जाएंगे। एक जो चीज़ आप नोटिस करेंगे कि टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस ना इस फिक्सचर में उतना खास चलता नहीं है नॉटिंघमशायर के होकर। एक बंदा रहा है एलेक्स हेल्स, इसके सिवाय और कोई भी टॉप ऑर्डर से उतना कुछ खास नहीं कर पाता है। और इसीलिए नॉटिंघमशायर का बैटिंग जितना बड़ा है उतना बड़ा परफॉर्मेंस उनका रहता नहीं है इस फिक्सचर में। मतलब आपने कई फिक्सचरों में देखा होगा नॉटिंघमशायर के बैटिंग ने 190, 180, 200 तक भी करा है, लेकिन इस फिक्सचर में ऐसा हुआ नहीं है। हमेशा ही कहीं ना कहीं पे वो रुक जाती है उनका गाड़ी, और कहीं ना कहीं पे जो टारगेट शायद 120 या 190 के ऊपर तक वो बना सकते थे, वो रन काफ़ी कम हो जाता है। तो देखते रहिए। तो ये एक मैच था जहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप ऑर्डर में से कोई भी नहीं चले, ना एलेक्स हेल्स, ना क्रिस नैश, ना जो क्लार्क। नीचे से डकेट और मोर्स के यहाँ परफॉर्मेंस थे। डेविस पार्किंसन के विकेट से, पार्किंसन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पार्किंसन के बारे में न जाने मैंने कितनी बार कही है जब भी लेस्टर के मैचेस आते हैं, कि इनका एक खासियत होता है, अगर ये मैच में पूरे मैच में एक विकेट निकालते हैं तो वो एक विकेट किसी न किसी ओपनर का होता है। और यही एक रीज़न होता है कि लेस्टरशायर के अगेंस्ट में मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में आपको दिख जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, चाहे वो उनका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैच में उनके ओपनर्स उतना खास कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। लेस्टरशायर ने मैच ये रन चेस कर लिया था, जहाँ पर एकरमैन, लिली के रन थे, और ये कुछ बॉलर्स थे जहाँ पर मुलानी, शमित पटेल के 2-2 के विकेट्स, और बाकी यहाँ पर वसीम, क्रिश्चियन के विकेट्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर जेक बॉल नहीं खेले थे, तो ऑफकोर्स इसका एडवांटेज तो मिला ही था लेस्टरशायर को। अगला मैच यहाँ पर एक बैटिंग कोलैप्स हुआ था 123 फॉर 8, यहाँ पर भी आपको वसीम के विकेट्स दिख जाएंगे, साथ में जेक बॉल, और उसके बाद मुलानी, शमित पटेल के विकेट्स। नॉटिंघमशायर ने यहाँ पर चेस कर लिया बड़े ही आराम से, लेकिन 5 विकेट यहाँ पर भी खोने पड़े। आप देख सकेंगे टॉप ऑर्डर में एलेक्स हेल्स के अलावा और किसी का भी रन नहीं है। नीचे से डैन क्रिश्चियन ने यहाँ पर परफॉर्म करा। पार्किंसन के यहाँ पर भी एक विकेट, और ऑफकोर्स ये विकेट जो दूसरे ओपनर है क्रिस नैश, उनका था। अगला मैच
फिर से लेस्टर में ये मैच हुआ था, यहाँ पर भी 161 बना दिया था, जहाँ पर एकरमैन के फिर से अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे, साथ में स्विंडल्स, फ्लेचर, गर्नी के यहाँ पर कुछ विकेट्स वगैरह थे। नॉटिंघमशायर ने यहाँ पर भी बड़े ही आराम से चेस कर लिया, जहाँ पर हेल्स, डकेट और नीचे से क्रिश्चियन के रन्स आए। यहाँ पर ही आप कह सकते हैं कि बैटिंग काफ़ी सही रही थी, मतलब फिर भी टॉप ऑर्डर मतलब ओपनर्स में से एक ही चला, लेकिन बाकी बैटिंग ठीक ठाक रहा था नॉटिंघमशायर का। ये 11 ओवर का मैच था, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आखिरी जो मैच पूरा हुआ, यहाँ पर लेस्टर ने बनाया 193। फिर से डेक्स्टर और एकरमैन के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे, बॉल के विकेट्स। नॉटिंघमशायर अच्छा रन 176 बुरा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं टॉप ऑर्डर में से किसी का ही परफॉर्मेंस नहीं, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि पार्किंसन के 3 विकेट्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ रहा है। भले ही नॉटिंघमशायर ने यहाँ पर ठीक ठाक रन बनाया हुआ है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन उनके टॉप ऑर्डर से होता है उतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर आता नहीं है। डिस्पाइट हमको पता है कि लेस्टरशायर उतना स्ट्रॉन्ग टीम कभी भी नहीं रही है, और स्पेशली उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहती है, लेकिन इस फिक्सचर में ये चीज़ हमेशा ही चला है। ठीक है, बाकी लेस्टर की तरफ से बात करें तो उनका बैटिंग यहाँ पर ठीक ठाक रहा है, मतलब आप तो उनसे ज़्यादा उम्मीद कभी रख भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, ये जो सेकंड लास्ट मैच था जो नॉटिंघम में हुआ था, यहाँ पर 193 बनाया था लेस्टर ने, जहाँ पर एकरमैन जो करंट स्क्वाड मेंबर्स है उनमें से उन्होंने रन बनाए थे। यहाँ पर 11 ओवर में 125। उसके बाद यहाँ पर भी 161 जो बुरा स्कोर नहीं है, यहाँ पर भी एकरमैन के रन्स हैं। उसके बाद ये एक मैच था जहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से जब ठीक ठाक टोटल आया, फिर से एकरमैन के रन्स आपको दिख जाएंगे। एकरमैन यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पे आपको दिख रहे होंगे, मतलब एक जो मैच 11 ओवर का हुआ था वो, और एक जो मैच जहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हुआ था वो छोड़ के बाकी हर मैच में एकरमैन के कुछ ना कुछ रन्स हैं हिस्टोरिकली। एक और सरप्राइज़ नाम आपको दिख रहा होगा, वो है शम्स मुलानी। देखते रहिए, यहाँ पर उनके 2 विकेट्स, यहाँ पर शमीत पटेल के साथ ऑफकोर्स यहाँ पर एक विकेट है। उसके बाद यहाँ पर तो चलिए कोई खेल नहीं थे शायद, ये तो मैच छोटा, यहाँ पर भी 1 विकेट था, मतलब ऐसा ये कुछ नाम है, ज़्यादा नहीं है मुझे पता है, लेकिन जो भी हैं यहीं पे हैं। और यहाँ पर भी 2 विकेट थे शम्स मुलानी के खाते में। तो ये कुछ नाम हैं जिनको आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स काफ़ी सारे प्लेयर्स वगैरह चेंज तो हुए ही हैं। हेड टू हेड मैच में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूँ। कॉलिन एकरमैन का नाम आपने देखा है लेस्टरशायर की तरफ से। शम्स मुलानी बॉलिंग से कुछ मैचों में रहे हैं जेक बॉल के साथ। बेन डकेट का यहाँ पे काफ़ी डिसेंट रिकॉर्ड रहा है। अगर मैं बताऊँ, नॉर्दर्नशायर के होकर जब वो खेलते थे लेस्टरशायर के अगेंस्ट में 2-3 मैच में उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस करे हुए हैं। एलेक्स हेल्स आपने देखा टॉप ऑर्डर में से, मतलब ओपनरों में से एक ही बंदे का नाम आपने देखा होगा, एलेक्स हेल्स का। बाकी तो ओपनरों का परफॉर्मेंस इस फिक्सचर में नॉटिंघमशायर के होकर कभी भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एलेक्स हेल्स ने 2-3 मैच में काफ़ी अच्छा स्टार्ट वगैरह लिया था इस फिक्सचर में। एक और जो सरप्राइजिंग नाम मैं आपको कह सकता हूँ वो है जो क्लार्क। वो पहले खेलते थे वॉर्चेस्टरशायर के होकर, वहाँ पर भी, और इस सीज़न में भी वो जो दो मैच खेले हैं वहाँ पर भी एक भी मैच पे मतलब जो क्लार्क का लेस्टरशायर के अगेंस्ट में रन नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो क्लार्क काफ़ी डिसेंट बैट्समैन है, और मेरे ख्याल से स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता कि आपको उनके ऊपर ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक चीज़ है जो रिकॉर्ड उनके बारे में कहता है। बाकी और कुछ खास नहीं है। जितने प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, अभी आते हैं ग्राउंड में, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि ये ग्राउंड जो है ना 2 तरह से बिहेव करता है। ठीक है, अभी आज के मैच में किस तरह का बिहेवियर करेगा ये कुछ हद तक हमें टॉस से भी पता चल सकता है, या फिर अगर कोई बाद में अपडेट वगैरह आए तो वहाँ से भी। तो क्या होता है इस ग्राउंड में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हर सीज़न में एक ग्राउंड पे 7 से 8 मैचेस तक होते हैं। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे क्या होता है, पहले के 4 मैक्सिमम 5 मैच तक पिच काफ़ी फास्ट रहता है, रन्स भतेरा बनता है, मतलब 170 180 तक बन भी जाते हैं, चेज़ भी हो जाते हैं, पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। लेकिन आखिर के 2-3 मैच में ना पिच काफ़ी स्लो हो जाता है। वो जो 170 180 तक बन रहा था वो रन नीचे आके हो जाता है 140 150 के बीच में। पेसर्स से ज़्यादा विकेट स्पिनर्स लेने लगते हैं। ऐसा नहीं कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा विकेट मिलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को मिलने लगता है। पहले के मैचेस में जब स्पिनर्स का कोई रोल ही नहीं आता था, दूसरे हाफ के मैचेस में स्पिनर्स धीरे धीरे कमबैक करने लगते हैं, ऐसा होता है। इस सीज़न में भी ऐसा हुआ है, पिछले सीज़न में भी ऐसा हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि बीच में बहुत दिनों का गैप हुआ है, तो हमें पता नहीं है कि पिच इस मोमेंट पर किस तरह से बिहेव करेगा। बीच में और कोई मैच वगैरह मेरे ख्याल से तो हुआ नहीं है। ठीक है,
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिच जिस तरह से पहले बिहेव करता था, मतलब सीज़न के शुरुआत में, उसी तरह से बिहेव करना चाहिए, मतलब फास्टर पिच, पेसर्स को हेल्प, रन ज़्यादा, ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, हमें फाइनल कंक्लूजन मिलेगा टॉस के बाद, ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए देखते हैं। मैं पहले आपको पिछले सीज़न के कुछ आखिरी पायदान के मैचेस दिखाता हूँ, ताकि जो मैं आपको कहना चाहता था कि आखिरी पायदान में मैचेस होते कैसे हैं, वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, 148 बना था, ठीक है। लाइथ जो कि एक ऑफ स्पिनर है, इन्होंने 5 विकेट निकाला था। यॉर्कशायर उस रन को भी चेज़ नहीं कर पाई थी। पेसर का बराबरी है यहाँ पर भी, लेकिन स्पिनर्स भी एक्ट पे आ रहे हैं। उसके बाद 171 चेज़ नहीं कर पाई थी टीम, 124 पर निपट गई। पेसर के 6, स्पिनर के 4। देखिए, स्पिनर्स ओवरटेक नहीं कर रहे हैं पेसर्स को, लेकिन एक्ट में आ रहे हैं। और यही जब मैं आपको सीज़न के शुरुआत के मैचेस दिखाऊंगा, आप नोटिस करिए। ये देखिए, ये है इस सीज़न का पहला मैच, 190 बना। देखिए, स्पिनर का एकमात्र विकेट, ठीक है। दूसरे इनिंग में चेज़ भी हो गया ये रन, स्पिनर का 1 विकेट। आप समझ सकते हैं ना कि दूसरे हाफ में किस तरह से कमबैक कर रहे थे स्पिनर्स। यहाँ पर देखिए, ये जो इन दोनों टीमों के बीच में आखिरी मैच हुआ था, यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे समित पटेल का 1, वसीम का 2, ये 3 विकेट स्पिनर्स को, बाकी के सारे विकेट पेसर्स को मिले। नॉटिंघम ने चेज़ किया, जहाँ पर स्पिनर 3, मतलब कैलम पटकिंसन थे, और पेसर्स के 2। उसके बाद 167 चेज़ हो गया, पेसर्स के विकेट ज़्यादा, स्पिनर्स के दूसरे इनिंग में कुछ विकेट आए। 198 चेज़ तो नहीं हुआ, लेकिन 185 तक बन गया ऐसा, ठीक है। और आखिरी जो सेकेंड लास्ट जो मैच था, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं 142 पर आ गया रन, 8 विकेट के नुकसान पर। बॉल के साथ समित पटेल और इमाद वसीम के विकेट्स यहाँ पर थे, और यहाँ पर रन आराम से चेज़ हो गया, मतलब ऐसा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है इस पिच पर, 2 हाफ में अगर हम मैचेस को डिवाइड करें तो। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि पिच किस तरह से बिहेव करने वाला है, तो टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको सोचना पड़ेगा टॉस के बाद? अगर समझ लीजिए कोई टीम टॉस जीत के बैटिंग कर रही है, जो कि इस पिच पर अगर पहले हाफ के पिचेस की तरह पिच बिहेव करता है, तो वो करना चाहिए। तब आप आराम से समझ सकते हैं कि पिच बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है, और इसीलिए वो जो भी टीम टॉस जीत रही है, वो चाहती है शुरुआती समय में जो हेल्प मिल सकता है बैट्समैनों को, वो उसका फ़ायदा वो लें। और उसके बाद चाहे ड्यू हो या फिर बड़े रन टारगेट का प्रेशर हो, जो भी हो, जो उसके प्रेशर में आके वो चेजिंग टीम को डाल दें। लेकिन अगर टॉस जीत के कोई भी टीम चेज़ करना चाहती है, तब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हैं, वो है नॉटिंघमशायर के लाइनअप पे। हालांकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा चांसेस हैं वो होने का, लेकिन अगर होता है तब आप और ज़्यादा कन्फर्म हो सकते हैं। वो क्या है, मैं समझाता हूँ। तो ये हो सकता है लेस्टर का बैटिंग लाइनअप। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। आज के मैच में भी हर नॉटिंघमशायर के मैच की तरह ऑलराउंडर सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप छोड़ना तो नहीं चाहोगे, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहना। तो इसीलिए ऐसे किसी साइड पे अगर आप खेल सकते हो जहाँ पर आप मिनिमम 4 से ज़्यादा ऑलराउंडर ले सकते हो, यहाँ पर खेलना आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर 4 ऑलराउंडर लेके खेलना होता है, वहाँ पर आज के मैच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जहाँ पर आप देख सकेंगे वेल्च ओपनिंग करेंगे। इनके बारे में खास कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं। हालांकि आखिरी मैच पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने करी थी लैंकाशायर के अगेंस्ट में। उसके बाद गैरेथ दिलानी, आरॉन लीडी काफ़ी सही फॉर्म पे चल रहे हैं। हर मैच पे ही इनके खाते में कुछ ना कुछ रन्स हैं, और ये सिर्फ मतलब हाइड्रेटेड ब्लास्ट में नहीं, बॉब विलिस ट्रॉफी से भी इनका अच्छा चल रहा है। कॉलिन एक्करमैन उसके बाद एकमात्र बंदा जिनके इस फिक्सचर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं लेस्टर की तरफ से। उसके बाद डियरडेन, स्विंडल्स, लुइस हिल जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे, कैलम पर्किंसन। उसके बाद डाटा क्लेन, विल डेविस और गैविन ग्रिफिथ्स। डाटा क्लेन भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। इस टीम में कैलम पर्किंसन, कॉलिन एक्करमैन और गैरेथ दिलानी के रूप में 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स होंगे, और बाकी डाटा क्लेन, विल डेविस और ग्रिफिथ्स ये होंगे इनके पेस बैटरी को संभालने वाले प्लेयर्स। नॉटिंघमशायर तरफ से बात करें तो इनके भी टीम में मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। एक चेंज अगर होता है तो आप काफ़ी हद तक कंफर्म हो सकते हो कि पिच किस तरह का बिहेव कर सकता है, और वो है जैक चैपल का इंक्लूशन। एक ही मैच खेला गया है, इनको इस स्थिति में खास कुछ कर नहीं पाए हैं, मुझे पता है, लेकिन उनके जगह पर जो खेल रहे हैं मैथ्यू कार्टर, वो भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं। हर मैच पे एक एक करके विकेट निकाल रहे हैं और भतेरा रन्स दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। जैक चैपल पहले लेस्टर के होकर खेलते थे, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस करे हुए हैं। तो मुझे लगता है एक चांस अगर टीम लेना चाहती है इनको लेकर, तो वो कर सकती है, क्योंकि ये लेस्टर की जो टीम है, इनके बारे में इनको काफ़ी आइडिया होगा, इनके साथ क्या प्रैक्टिस वगैरह उन्होंने करे होंगे। तो ये एक चेंज है, हो सकता है। तो अगर जैक चैपल खेलते हैं तो नॉटिंघमशायर के होकर एक सेकंड मतलब फ्रंट लाइन पेस अटैक
लीड करने वाले प्लेयर आपको दिख जाएंगे इनके रूप में। और एक और चीज़ आप कंफर्म हो सकते हैं कि पिच में स्पिन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैट कार्टर जो एक फ्रंटलाइन स्पिनर है इनके जगह पर फ्रंटलाइन पेसर रखा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पिच में थोड़ा सा हो सकता है स्लोनेस कम हो। इसके सिवाय पीटर ट्रेगो भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई चांस बनना चाहिए आज के मैच में। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, लेफ्ट साइड होगा डेलानी, एक्करमैन सेफ स्ट्रिक में होंगे, उसके बाद लिली और कैलम पर्किंसन बॉलर में है, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं इस सीज़न में, आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद वेल्स, काफ़ी लोग इनके साथ जा रहे हैं, हालांकि मुझे तो खास कुछ उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि नॉटिंघमशायर की बॉलिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है। भले ही बैटिंग से उन्होंने काफ़ी अच्छा झंडा गाड़ा है इस सीज़न में भी, और हर सीज़न में वो गाड़ते ही हैं, लेकिन बॉलिंग इनकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो कोई सी छोटे मोटे प्लेयर को भी उनकी बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। उसके बाद डियरडेन और स्विंडल्स, नॉटिंघमशायर के होकर हिल्स और जो क्लार्क आपको सेफ स्ट्रिक में दिख जाएंगे। उसके बाद बेन डकेट, इमाद वासिम। रिस्क लेना है तो टॉम मोट्स के साथ आप जा सकते हो, अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी लोग, कम लोग ले रहे हैं इनको। इसके पीछे का ये रीज़न नहीं है कि टॉम मोट्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करे, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा प्लेयर्स को लेना पड़ रहा है और इसीलिए 2 कीपर के साथ लोग नहीं जा पा रहे हैं, और बेन डकेट को ड्रॉप करने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है, तो इसीलिए टॉम मोट्स को लोग अभी भी चाह कर भी शायद ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद डैन क्रिश्चियन और मुलानी में से कोई एक, और बॉलरों में से जेक बॉल। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, 8 प्लेयर्स का। आप देख सके हैं यहाँ पर मैंने एलेक्स हेल्स को रखा है, बेन डकेट, आरॉन लिली, कॉलिन एक्करमैन, कैलम पर्किंसन, डेविस और जेक बॉल। गैरेथ दिलानी को मैंने इसीलिए रखा है, ये लेग स्पिन बॉलिंग करवा रहे हैं पूरा ओवर, अगर एक विकेट भी गलती से भी निकाल लेते हैं, और शुरुआती क्षणों में ये काफ़ी पिंच हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया नॉटिंघमशायर की बॉलिंग अच्छी नहीं है, तो स्पेशली अगर गैरेथ दिलानी को पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है जहाँ पर उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं हो, वहाँ पर आप इनको मतलब स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी लोग इनको ट्राई करेंगे भी, नहीं तो टीम में तो रख ही सकते हैं आप इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आते हैं कि एक बैट्समैन तो हमें मिनिमम लेना ही पड़ेगा, तो वो कौन होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो क्लार्क का रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं है, स्मॉल लीग खेल रहे हो तो हो सकता है कि डेफिनेट चॉइस यही बन जाए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आते हैं डियरडेन और वेल्स का मैं खास कुछ नहीं कह सकता, इनके रिकॉर्ड्स वगैरह मुझे कुछ खास नहीं मिले हैं, हालांकि पिछले मैच में रन बनाया हुआ है। डियरडेन अभी भी कुछ मैचों में कुछ उन्होंने रन्स बनाए हुए हैं, लेकिन एक बड़ी पारी अभी भी इनसे मिसिंग है, और ये खेलने की एक्सपेक्टेशन आप इनसे रख सकते हैं, किसी भी दिन ये आपको खेल के दे सकते हैं। मैं स्मॉल लीग की बात नहीं कर रहा, स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता कि जो क्लार्क के अलावा आपके पास और कोई डिसेंट ऑप्शन है, और आप देख ही सकते हैं लगभग ये जो 3 बैट्समैन हैं तीनों के ही 90% से ऊपर सिलेक्शन है। क्रिस नैश को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 2 रीज़न है, एक तो मतलब इनका इनकॉन्सिस्टेंट फॉर्म, दूसरा ट्रेंड जो है कि दोनों ओपनर्स कभी भी एक साथ नहीं चलते हैं, और सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी कम है, और ज़्यादा बैट्समैन भी आप आज के मैच में नहीं ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप जो क्लार्क को नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा नीचे देख रहे हैं नॉटिंघमशायर की बैटिंग में, तब जाके यहाँ पर आपके लिए मोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैनेज कर पाना मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे क्लार्क को भी नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह पर आप डियरडेन को ले रहे हैं, और ये यहाँ पर आप मोर्स को भी नहीं लेते हैं, तो इनका बैटिंग पूरी तरीके से हल्का हो जाएगा, जिसका प्रेफरेंस तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करते हैं, तो देखिए टॉस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि पिच फिर से स्लोअर साइड में है, जो कि मुझे नहीं लगता होना चाहिए, तो इमाद वसीम आँख बंद करके आपकी टीम में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर पिच स्लोअर हुआ है इमाद वसीम ने हमेशा यहाँ पर परफॉर्म करा है, इंक्लूडिंग लास्ट 2 मैचेस। शमित पटेल भी हो सकते थे, लेकिन मैं स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, तो इमाद वसीम शमित पटेल में से शमित पटेल के ऊपर ही मैं इमाद वसीम को रखना चाहूँगा। उसके बाद शम्स मुलानी का एक डिसेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इस फिक्सचर में अच्छे खासे परफॉर्मेंस वो करे हुए हैं। और एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है, अगर आज के मैच में भी जैक चैपल नहीं खेलते हैं तो जेक बॉल के बाद डैनियल क्रिश्चियन और शम्स मुलानी, इन दोनों के ऊपर ही बाकी का जो पेसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो रहेगा, ठीक है। डैनियल क्रिश्चियन भी आते हैं, ये ऊपर बैटिंग भी करने आ जाते हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस अगर पिच स्लो हुआ तो इमाद वसीम पहले, टॉस के बाद आपको जैसा पता चलेगा उसके बेसिस पर, और अगर नहीं हुआ तो शम्स मुलानी पहले, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो डैनियल क्रिश्चियन, ठीक है। अच्छा, अभी 2 ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, गलती से भी लोग इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। एक है डाइटर क्लाइन, पिछले मैच में खेले भी थे, विकेट भी शायद निकाला था, 1% भी सिलेक्शन नहीं है, और गैविन ग्रिफिथ्स, ठीक है। कुछ लोग इनको फिर भी हो सकता है ट्राई कर लें, एक मैच में उन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ है, लेकिन पेस बैटरी की अगर हम बात करेंगे एनालिस्ट की तरफ से, तो ये दोनों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी रख सकते हैं,
अगर लेस्टर पहले बॉलिंग करवा रही है तो इन दोनों में से किसी एक को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, इस फिक्सचर में नॉटिंघमशायर की बैटिंग को थोड़ा दिक्कतों का सामना हमेशा करना पड़ा है। तो अब इनिशियल कुछ विकेट्स और आखिरी मैदान पर अगर पहले बॉलिंग करवा रहे हैं तो स्लॉग्स में भी विकेट्स की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास अवेलेबल हैं ऑप्शंस के तौर पर, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, ये ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग से ही आपको जो भी पॉइंट्स है वो देंगे। बाकी बॉलरों में से तो मेरे लिए तो बॉल और पार्किंसन तो मतलब आंख बंद करके मेन चॉइस है ही। डेविस मैं तो ज़्यादा पसंद नहीं करता, विकेट भले ही उन्होंने कुछ मैच में निकाला है, लेकिन आपके पास और कोई सही ऑप्शन भी नहीं है। अगर चैपल खेलते हैं तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता। और किसी के ऊपर आप देख सकते हैं, रोड्स भी स्क्वाड में अवेलेबल है, ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो मेरे लिए फाइनल जो 8 प्लेयर्स हैं वो यही होंगे, डियरडेन को छोड़कर ऑफ कोर्स। तो 8 प्लेयर्स यही होंगे। उसके बाद नवा प्लेयर बैट्समैन में से डियरडेन या क्लार्क मैंने बता दिया। अगर आप डियरडेन को ले रहे हो तो टॉम मोर्स आपके लिए मतलब ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में पिच के ऊपर डिपेंड करता है इमाद वसीम या फिर शम्स मुलानी, रायनल किशन में से कोई एक। और अगर आपको लेस्टर की तरफ से कोई ऑलराउंडर देखना है इन दोनों के अलावा, टेलानी अकरमैन के अलावा, तो मैंने बता दिया डायटक लाइन और विल डेविस, इनके ऊपर आप जा सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, कन्फ्यूज़न है। ठीक है, बैट्समैन के ऊपर ही मैं शायद कहता, लेकिन इस फिक्सचर में नॉटिंघमशायर की बैटिंग थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग रहा है, तो इसीलिए हो सकता है कि मैं बैट्समैन के ऊपर ना कहूँ। सेफ ऑलराउंडर के लिए मुझे लगता है कॉलिन अकरमैन के साथ जा सकते हो। इस फिक्सचर में लगभग रेगुलरली विकेट भी उन्होंने निकाला है, रन्स भी बनाए हैं जब भी उनको मौके मिले हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। एलेक्स हेल्स 2-3 मैच में जब भी इन्होंने स्टार्ट करा है काफ़ी डिसेंट पारी उन्होंने खेली है और तेज़ तरार पारी खेली है, लेकिन इनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते। गैरेथ दिलानी का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और कीपर में से बेन डकेट, टॉम मोर्स दोनों ही डिसेंट ऑप्शन हैं, जिनको आप कम से कम वाइस कैप्टनसी के तौर पर ट्राई तो कर ही सकते हो। अगर फर्स्ट बॉलिंग करवा रही है नॉटिंघमशायर तो जेक बॉल आपके लिए कैप्टन चॉइस बन सकते हैं। लोग इनको सभी इनके टीम में लेंगे, शायद कैप्टन वाइस कैप्टन कोई ना बनाए, लेकिन स्लॉग ओवर में कमाल की गेंदबाजी करवा रहे हैं जेक बॉल इस सीज़न में। हर मैच भी 2-3 विकेट निकाल रहे हैं, तो एक सेव पॉइंट्स और आपके लिए बन सकते हैं। तो ये कुछ चॉइसेस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।